So, the students of class 11th, today we are going to discuss and we are going to work on the chapter name as a thermodynamic. So, recently we have finished online on the chapter name as a thermal properties of the matter, जहाँ पे हम लोगों ने when we heat some body, जब भी हमने किसी बॉडी को हीट किया तो हमने उस बॉडी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी। हमने उसको कंडक्शन मेथड भी देखा, रेडिएशन मेथड भी देखा, उसके क्या क्या एक्सपेंशंस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग एक नई ब्रांच में एंटर करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक। सो थर्मो मींस द थर्मल, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हीट के बारे में। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस चैप्टर एंड द प्रीवियस चैप्टर? क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या कनेक्शंस होंगे, वो तो हमें फ्यूचर में दिख ही जाएंगे कनेक्शंस क्या होने वाले, बट हमारा पर्सपेक्टिव क्या अलग होगा, ठीक है, वो हम लोग कल आज देखते हैं। और आज हम लोग बेसिक्स को पिक करेंगे, बेसिक टर्म्स होंगी, बेसिक चीजें होंगी जो हम लोग यहाँ से पिक करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आज बेसिक देखेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे, और आज के अपने लेक्चर में हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स का बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन द बेस इज क्लियर, आई थिंक आगे बिल्डिंग बनाने में कोई इश्यू नहीं होने वाला है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद दैट बेसिक टर्म्स जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उस पर काम करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा क्विक करेंगे, तो इसलिए मैंने डेफिनेशंस आप लोगों के सामने पहले ही रख ली हैं, तो आप इन डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं बस आपसे इन डेफिनेशंस का एक्सप्लेनेशन और इनके पार्ट्स के बारे में बात करने जाऊंगा। सो व्हाट डज थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्टली पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, पर्टिकुलरली फिजिक्स के बारे में, बट ये केवल फिजिक्स पे नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स आपको आपकी केमिस्ट्री में भी मिलेगा। सो थर्मोडायनेमिक्स इज दैट चैप्टर जो पैरेलली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में चलता है, ठीक है। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव जरूर अलग होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या अलग है थर्मोडायनेमिक के, वो मैं आपको आई थिंक होपफुली आज वाले लेक्चर में ही बाय द एंड हमें पता चल हाउ इट इज बीन डिफरेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक कैसे डिफरेंट है, बट ये आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो इन्होंने ब्रांच ऑफ साइंस रखा है, केवल फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगा। इट इज ऑल्सो विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर ये दो ऐसी चीज है जो हम लोग प्रीवियस थर्मल प्रॉपर्टीज में बैठकर के कर चुके हैं, बट जो थर्मोडायनेमिक को जो अलग बनाती है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जो चीज इस यूनिट को या इस ब्रांच को सेपरेट बनाती है वो ये कि जो आपकी हीट एनर्जी होगी, हम उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी, ये भी मैं आपको बाय द एंड ऑफ टुडे लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में बाय द एंड हमें मिल जाएगा। तो लेक्चर पूरा चलता रहना चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट देखा और फिर आप स्किप करके बैठ गए, ठीक है। तो द ब्रांच वेयर वी डील्स अबाउट द हीट कॉन्सेप्ट, वेयर वी डील्स अबाउट द टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर वी डील्स अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट। इंटर कन्वर्जन का मतलब यह है कि आप हीट से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बना सकते हो, और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से कई बार हीट भी हो सकती है, यानी कुछ चीजों में हीट रिलीज भी होती है। हम कई बार हमेशा ये बोलते हैं ना कि आइस को हीट दो, तो आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो हर बार ऐसा नहीं होगा। आगे हम लोग कुछ प्रोसेसेस, रिएक्शंस ऐसे देखेंगे जहां पे हीट रिलीज भी होगी। उस प्रोसेस को आप सब जानते हैं, द प्रोसेस इन विच द हीट इज रिलीज, हम उसे क्या बुलाते हैं भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई थिंक ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। सो ये है थर्मोडायनेमिक, जिसको लेके हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक टर्म्स अगर क्लियर करनी है तो थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होंगी, जो टर्म्स इन फ्यूचर आपके सामने बार बार आती रहेंगी। तो लेट्स आज के इस लेक्चर में उन बेसिक टर्म्स को भी क्लियर कर लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये और आपको देखने को सुनने को मिलेगा, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो पहले एक बार डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। An assembly of very large number of particle having certain value of pressure, volume, temperature. Means is that
लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर, हमारे साथ और हमारे सामने एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आप लोगों ने क्या कुछ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गैदर कर लिया। वो पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं? सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैसियस के भी हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने इसमें वाटर फिल कर लिया। क्या कर दिया? वाटर फिल कर लिया, ठीक है, या किसी गैस को फिल कर लिया, आपने वाटर वेपर को फिल कर लिया। चलो वाटर वेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वाटर वेपर है, ठीक है, हमने इसे कंटेनर में फिल कर दिया और कंटेनर को क्लोज करके रखा है। सो इसमें हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स का यानी इस कंटेनर में कुछ प्रेशर होगा, इस कंटेनर की कुछ वॉल्यूम होगी और इस कंटेनर का कुछ टेम्परेचर होगा। यानी ये पार्टिकल्स कुछ प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे, वॉल्यूम मेंटेन रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे। तो ये जो सिस्टम बना ना, ये मॉलिक्यूल्स का, जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में मिलके इस कंटेनर के अंदर फिल है और कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्रिएट कर रहे हैं, इसे हम बुलाते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या सिंपल भाषा में आप लोग इसे सिस्टम भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जो मिलके काम करके एक सेटअप बनाती है, हम उसे सिस्टम बुलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल को ही ले लीजिए, तो आपके स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरकनेक्ट करके एक स्कूल को बनाती हैं। कैसे? जैसे उसमें एक मैनेजमेंट होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, आपके प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, आपके सब्जेक्ट टीचर्स हो गए, ठीक है, आपकी टीचिंग फैकल्टी, आपकी नॉन टीचिंग फैकल्टी, जैसे हमारे स्वीपर अंकल हो गए, ड्राइवर, कंडक्टर्स, एवरीवन, ओके, तो रिसेप्शनिस्ट, एवरीवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ में आ गए, ठीक है, ओके, तो ये हो गए। उसके बाद आपके गार्डनर्स वगैरह हो गए, आपके दैट गेट कीपर अंकल हो गए, एवरीवन आउट देयर जो उस स्कूल को गैदर करता है। जो स्कूल में हॉस्टल है तो वहां पे कुक भी है, हॉस्टल वार्डन भी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो आप लोग हो। तो पॉइंट इज दैट ये सारी चीजें मिलके एक सर्टेन इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे कि मैंने इस कंटेनर में आपके सामने रखा कि उस कंटेनर का कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर। तो एक तरीके से है ना, ये इस कंटेनर का इन्वायरमेंट है, ये उसके बारे में बताएगा कि भाई उसमें कितना वॉल्यूम है, भाई 1 लीटर है, 2 लीटर है, टेम्परेचर कितना है, जो कि हम जानते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, प्रेशर कितना बना रखा है कंटेनर के। तो ये एक एनवायरनमेंट बना उसका, ठीक है। तो इस कंटेनर के इस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये पार्टिकल जो मिलके ये जो इन्वायरमेंट बनाते हैं ना, अंदर जो कंटेनर के अंदर जो इन्वायरमेंट बनाया, इसे ही हम सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम बुलाते हैं। जैसे स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, एवरीवन मिलके एक स्कूल को बनाते हैं। ये एक छोटा सा सिस्टम हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट के लोग हो गए, पुलिस हो गई, मैजिस्ट्रेट हो गए, एवरीवन वो मिलके एक डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम बनाते हैं, स्टेट का सिस्टम बनता है, नेशनल सिस्टम बनता है, वो तो फिर बड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है सिस्टम, ओके। नाउ द सेकंड टर्म इज व्हाट? सराउंडिंग। सो व्हाट इज द सराउंडिंग? आउटसाइड द सिस्टम एवरीवन, जो भी एवरीथिंग जो सिस्टम के बाहर है, which can have direct effect on the system is called as the surrounding। यानी जो सिस्टम के बाहर की चीज हो गई, जो आउटसाइड है, ये जो इस कंटेनर के बाहर है, ये किस में आती है? ये हमारी सराउंडिंग में आती है। दिस इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। बट पॉइंट इज दैट वो सराउंडिंग में उसे ही कॉल करेंगे जो हमारे सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल सके, ठीक है। उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट होगा हमारे सिस्टम पे, क्या होगा वो फ्यूचर देखेंगे। तो जो सिस्टम के अलावा जो उसके बाहर रह गया, उसे हम सराउंडिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड बार बार आएंगे, सिस्टम जो आपका कंटेनर के अंदर है, जो एक पूरा इन्वायरमेंट बना रहा है, वो सिस्टम कहलाता है। जो इसके बाहर हो गया वो हमारी सराउंडिंग में कॉल की जाती है। डन है। फिर आती है एक और टर्म जो बार बार रिपीट होगी, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को वेरिएबल बनाने के लिए कुछ टर्म्स है, तो जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो कि मैंने बताई थी यहां पे आपको कि ये है ना एक तरीके से इस कंटेनर का इन्वायरमेंट बताते हैं, भाई कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, ओके। और ये वेरिएबल है, ये बदले जा सकते हैं, आप हीट देके टेम्परेचर बदल सकते हो, आप वॉल्यूम बदल सकते हो, आप प्रेशर के इफेक्ट को बदल सकते हो। तो द क्वांटिटीज जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच हेल्प्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सिस्टम,
है ना, जो सिस्टम को समझने में हेल्प करे। आपको इस सिस्टम को समझने में कौन हेल्प करेगा? हमारे इस सिस्टम को समझने में हमें ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये हेल्प करेंगी। ओके, और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बुलाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स भी देखो दो तरीके के हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एक है मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ओके, मैक्रो मतलब जो एक लार्ज स्केल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। माइक्रोस्कोपिक जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। तो अभी के लिए ये हमारे लिए मैक्रोस्कोपिक लेवल है, जो एक लार्ज स्केल पे काम करेंगे। ठीक है, माइक्रो जब फ्यूचर में हमें नीड होगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप ये बेसिक टर्म्स क्लियर है। ओके, नाउ वी विल रीच आउट टू फॉर द नेक्स्ट बेसिक टर्म्स। एक टर्म जिसको हमें सुनने को मिलेगा, एंड दैट टर्म इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो नाउ व्हाट इज सेज द टू सिस्टम, दो सिस्टम चाहिए। तो फॉर दिस एग्जांपल मैंने आपके सामने एक सिस्टम रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। दो अलग अलग कंटेनर है। कंटेनर में कुछ फिल है, किसी में कुछ है। यानी फर्स्ट सिस्टम के अपने फिजिकल पैरामीटर है। भाई फर्स्ट सिस्टम का अपना एक प्रेशर है, अपना वॉल्यूम है, अपना टेम्परेचर है। सेकंड का अपना है। ओके, इन दोनों के बीच में ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये हमारी कहलाती है एडियाबैटिक वॉल। पहले इसे समझेंगे। वॉल मतलब आप सब जानते हो इन हिंदी दीवार। जो चीज दोनों को सेपरेट, जो दो चीजों को, दो रूम को सेपरेट करे वो दीवार। बट एडियाबैटिक वर्ड को क्लियर करेंगे। व्हाट इज एडियाबैटिक? नो फ्लो, एक्सचेंज ऑफ हीट। एडियाबैटिक वर्ड का मतलब ये होता है। और इस एडियाबैटिक वॉल का एक दूसरा नाम है जिसे आप लोग ये भी बुला सकते हो। और आई थिंक ये वर्ड आपको थोड़ा और जल्दी से और आसानी से समझ में आएगा, और वो क्या है? इंसुलेटिंग वॉल। तो एडियाबैटिक वॉल को हम लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग बुलाते हैं उसे इंसुलेटिंग। इंसुलेटर मतलब जो हीट को अलाउ ना करे। तो इसका मतलब ए का हीट बी में नहीं जा सकता, बी का ए में नहीं आ सकता। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास फिर से वही दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। इसके अपने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, बी के भी अपने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। बट इनके बीच में जो है वो डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक वॉल का मतलब इसे आप लोग एक नाम दे सकते हो, कंडक्टिंग वॉल। द वॉल विच अलाउ द एक्सचेंज और द फ्लो ऑफ हीट। यानी हीट ए से बी जा सकता है और बी से ए जा सकता है। तो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब आप सब जानते हो, स्टेबल। थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी हीट की टर्म में स्टेबल। अब पॉइंट ये है कि टेम्परेचर, लेट सपोज ए का अपना एक टेम्परेचर है T1, बी का टेम्परेचर है T2, यहां पे भी वही है। अब फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी A हैज अ हायर टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू B। अब अगर A का टेम्परेचर B के कंपैरिजन में हाई है तो A से हीट B की तरफ फ्लो करने का कोशिश करेगा। बट जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है जिसमें हमने ए और बी को सेपरेट किया है, किससे? हमने ए और बी को सेपरेट कर लिया किससे? एक एडियाबैटिक वॉल से। यानी पॉइंट इज दैट यहां पे हीट फ्लो नहीं होगा। हीट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब अभी भी आप कह सकते हो कि ए के पास ज्यादा हीट है और वो हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस में दिख रहा है क्योंकि ए का टेम्परेचर ज्यादा है, और बी के पास कम हीट है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, वो हमें शो हो रहा है। इसका मतलब ए अभी डोनेट करने चाहता है, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी है, और बी अभी रिसीव करना चाहता है, उसके पास कमी है। बट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में फर्स्ट डायग्राम में इंसुलेटिंग वॉल रखी है। बट अगर हम सेकेंड डायग्राम की तरफ अप्रोच करें तो यहाँ पे हमारे पास डायाथर्मिक वॉल है, यानी यहाँ पे आप लोग हीट एक्सचेंज करवा सकते हो। तो हीट will start flowing from A to B, और ये हीट तब तक फ्लो होता रहेगा क्योंकि हम सब जानते हैं हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो इसका मतलब ए का टेम्परेचर लेट सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर लेट सपोज 10 डिग्री सेल्सियस है। तो धीरे धीरे ए का टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा और बी का टेम्परेचर राइज होता जाएगा। तो इट विल बिकम 11, लेट सपोज इट विल बिकम 14, okay, it will become 13, it will become 12 for example, or let's suppose it will become 13, sorry 12.5 degrees, okay,
और ये इंक्रीज हो गए 12.5। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बस केवल एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूं। तो ए जैसे जैसे हीट लूज करेगा उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, बी जैसे जैसे हीट को गेन करेगा उसका टेम्परेचर राइज होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। अब जैसे ही दोनों सिस्टम के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, जो कि कुछ देर के बाद हो जाएगा, लेट्स सपोज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट इज T1 डैश और फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस इज T2 डैश, बट ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम इन दोनों सिस्टम को क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल द सिस्टम एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। सो द टू सिस्टम्स आर कॉल्ड इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। आप दो सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब बुला सकते हैं? व्हेन दे हैव सेम टेम्परेचर। जब भी दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा हम कह सकते हैं कि दे आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम, अब सिस्टम क्या है वो क्लियर है, अगर दो सिस्टम के टेम्परेचर सेम नहीं है तो हम लोग उसे थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कॉल करेंगे। क्लियर है? ओके, सो थर्मल इक्विलिब्रियम। वन मोर डेफिनेशन और उसके बाद हम लोग अपने कुछ लॉज पे काम करना शुरू करेंगे। सो वन डेफिनेशन इज, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो एक और इक्विलिब्रियम है जिसको हमें क्लियर करना जरूरी है, एंड दैट वुड बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, प्रीवियस वाज थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बार वापस से शेयर कर रहा हूं, जहां पे टेम्परेचर सेम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक थोड़ा डिफरेंट है, क्या है देखते हैं। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी in the state of thermodynamic equilibrium if the macroscopic variable, पहली बात तो ये वापस से आ गई है, चलो बात कर लेते हैं। कौन सा वेरिएबल बोला? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं भाई? प्रेशर, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये हमारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उस सिस्टम के वो फैक्टर्स हैं जो सिस्टम को डिफाइन करेंगे बट लार्ज स्केल पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक बोल दिया, बट इसका मतलब समझ जाना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की जा रही है। ओके, सो द सिस्टम इज सेड टू बी इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल describing the thermodynamic state of the system do not changes with the time। यानी let's suppose we have a थर्मल सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम हैविंग प्रेशर P, हैविंग वॉल्यूम V एंड हैविंग टेम्परेचर T। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लीज इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं वो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आफ्टर सम टाइम इसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी इसका कोई भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही तो सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो इसके किसी भी इन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल और फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने किनको, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को बदलता नहीं है, क्योंकि यही तो उस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो वो सिस्टम जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने बिहेवियर, अपने इन्वायरमेंट में कोई बदलाव ना लेके आए, हम उसे बुलाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ओके, सो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे जो इन्होंने लिखा है, जिसको मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, क्या? कंसिडर अ गैस इनसाइड अ क्लोज रिजिड कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये गैस है, हमने इस गैस को कंप्लीटली इंसुलेटेड मतलब कैसी वॉल लगाई भाई चारों तरफ? वॉल कैसी होगी? इंसुलेटिंग वॉल, यानी एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो अंदर से बाहर हीट जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या होने वाला है? इफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, मास एंड द कंपोजिशन ऑफ गैस डू नॉट चेंज। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है मास तो चेंज ही नहीं होगा अगर हम लोग कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं आया, जो सिस्टम जैसा था वैसे का वैसा रहा, तब हम बुलाएंगे कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कौन सी स्टेट में है? थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आई होप ये वाली पॉइंट क्लियर है। तो ये वाली चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हमें यहां से देखना है। तो व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ, अब तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं वो थोड़ा सा ध्यान में दे लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो चीज डिस्कस की है, दैट थिंग इज we discuss about the basic terms like the thermodynamics, thermodynamic systems, surrounding thermodynamic variables. Then we discuss about the thermal equilibrium, and at last we discuss about the thermodynamic equilibrium. Okay, ये वो कुछ basic terms है जिनकी need हमें थी। Okay, so I hope till here यहां तक आपके पास ये सब चीजें clear हो गई होंगी। ओके, आई होप आई एम गेटिंग दैट पॉइंट कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो चीज अलग है वो वर्क डन का साइन है, केमिस्ट्री में इंट्रोपी एंड ऑल दैट इसके बारे में बात की जाती है। वेरी गुड। तो वही चीज मैंने आपसे कहा कि हम फ्यूचर में इन चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ये मैटर्स भी आएंगे दैट हाउ द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। डन इट? ओके, सो अपने बेस को आगे प्रोसीड करते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बनने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। ओके, यहां पे अब एक कंफ्यूजन आने वाला है जो आपके सामने हो जाएगा। ये हमारा यहां का पहला लॉ है, बट नाम दिया गया है जीरोथ लॉ। ठीक है, तो मतलब सीरियल नंबर वाइज ये लॉ का नाम नहीं है, सीरियल नंबर वाइज बोला जाए तो फर्स्ट है। नंबर 1 लॉ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो सीरियल नंबर देते हैं ना वो है, बट इसका नाम है जीरोथ लॉ। वो क्यों, वो तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बाद में हुआ, तो इसे पहले रखने के लिए हम लोगों ने इसे जीरो का नाम दे दिया और कुछ नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाट डज जीरोथ लॉ स्टेट, कि एक बार डायग्राम से ही बेटर वे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वी हैव 3 सिस्टम हियर, हमारे पास 3 इंडिविजुअल सिस्टम है, इंडिविजुअल सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। बट सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, इन दोनों के बीच में हमारे पास एडियाबैटिक वॉल है, वॉल इंसुलेटिंग वॉल है, यानी ए और बी में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। बट सिस्टम सी जो कि ए के साथ भी कनेक्टेड है और सिस्टम सी जो कि बी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये सिस्टम जो है इनके बीच में, सी और ए के बीच में और सी और बी के बीच में हमारे पास कैसी वॉल है, हमारे पास इंसुलेटिंग वॉल नहीं है। इस ये जो आपको थोड़ा पिंक कलर सा दिखाई दे रहा है, सो दैट रिप्रेजेंट्स यू व्हाट टाइप ऑफ वॉल, कंडक्टिंग वॉल। ओके, तो व्हाट डज दिस लॉ सेज दैट, पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं। लॉ states that two systems, अभी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं टू सिस्टम्स, कौन कौन से, ध्यान से देखना पहले, टू सिस्टम ए एंड बी, ए और बी की बात कर रहे हैं। ओके, आर इन सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम। okay, are in separately thermal equilibrium with third system C। क्लियर है? यानी जो हमारी A है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और जो B है वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बट एक वर्ड आया है यहाँ पे सेपरेटली। सेपरेटली मतलब ए का जो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या वो हम देख चुके हैं। ओके, तो दैट ए और सी का टेम्परेचर सेम हो गया और सी और बी का भी टेम्परेचर सेम हो गया। तो जीरोथ लॉ से दैट इफ द टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन A and B are also in thermal equilibrium। A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे विद ईच अदर। क्लियर हुआ? तो स्टोरी लाइन इज दिस, ये हमारी स्टोरी लाइन है कि मींस ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ है, इसका मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम हो गया। बी किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ।
ए और बी का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बिकॉज बीच में इंसुलेटिंग और एडियाबैटिक वॉल है, बट सिस्टम ये कह रहा है कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, बी भी उसी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो देन ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सी। तो ए और बी का जो टेम्परेचर है वो भी इक्वल होगा। तो इंस्पाइट ए और बी के बीच में देखो एडियाबैटिक वॉल थी, ए और बी के बीच में कोई हीट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट फिर भी ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आया। This law is called as zeroth law of the thermodynamic. ओके, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये चीज ये इंप्लाई करती है कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सिस्टम की थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जीरोथ लॉ बेसिक है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास यहाँ पे जो हमें यहाँ पे डील करना पड़े। तो देयर इज नो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जस्ट इट इज अ स्टेटमेंट वाइज लॉ जो हमें एनालाइज करना था, जो हमें टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो आई थिंक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हमारे थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ है, वैसे सीरियल वाइज, बट इसका स्टेटमेंट आप इसे जीरोथ लॉ से ही कॉल करेंगे। नाउ द थिंग जिसके ऊपर अब हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये अब हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। सो अब हम जो चीजें करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, इफ आई टेक यू बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक? The branch which deals with the concept of heat and temperature, but the interconversion of heat from to another form of energy, यानी heat को another form of energies के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी form of energies के बारे में बात करेंगे। The first form of energy is heat, इससे हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। लास्ट फॉर्म इज वर्क, तो वर्क से भी हम फेमिलियर है। वर्क इज द मैकेनिकल थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो वर्क भी एक तरीके से एनर्जी का ही फॉर्म है, बट कैसा होगा मोस्टली आई थिंक हम लोग फेमिलियर है। बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूंगा, इंटरनल एनर्जी। So I want to take you for some time on this concept internal energy। तो मैं पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करना चाहूंगा। तो हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सिंबल फॉर द इंटरनल एनर्जी, जो हम लेटर करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग इसे यहीं से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। सो इंटरनल एनर्जी इज बीन टोटली रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल यू। अभी आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो पहले इंटरनल एनर्जी। सो फॉर एनी सिस्टम, कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम क्या है वो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। एनी सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी इज द, ध्यान से देखेंगे, इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। सो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी दैट वी आर टेकिंग व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट। व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है। तो लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम साइड में आ जाते हैं, एंड लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग एक सिस्टम पे वर्क करने जा रहे हैं। सो इन आवर सिस्टम, हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी पहले भी देखी हुई है कि हमारे सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास कंटेनर है। दिस कंटेनर कंटेन्स अ गैस विच इज बीन फिल्ड, एंड दीज डॉटेड और डैश आर रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स। तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मोशन में है, तो मोशन में है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2, दे हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उनके बीच में आपस में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होगा। ये हम लोगों ने फ्लूइड के अंदर भी पढ़ा था, दैट एवरी मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अट्रैक्ट दी अनदर मॉलिक्यूल्स। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उनमें एक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। यानी आपके इस सिस्टम के अंदर दो टाइप की एनर्जी है, सिस्टम के अंदर दो टाइप की एनर्जी है, नंबर वन काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन है और पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ क्या है? बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन, उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है, उनके बीच में गैप कितना है, वो सारी चीजें बताने वाली है। ठीक है, तो अब पॉइंट यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बात करने जाएंगे, काइनेटिक हो गई और पोटेंशियल हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट काइनेटिक एनर्जी मींस कि वो मूव कितना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक विद द वेलोसिटी। अब मॉलिक्यूल्स कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एंड दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है कि मोर बी द टेम्परेचर, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास वो थर्मल एनर्जी ज्यादा आएगी। अब उस थर्मल एनर्जी से होगा क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी से भागेंगे। ओके, तो ये एक फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड कर रही है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक सबसे पहले वो डिपेंड करेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, या नेचर ऑफ दैट गैस जो हम लोगों ने रखी है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में कितना अट्रैक्शन है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का नेचर डिसाइड करता है। बट उसके साथ साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उनके बीच का अट्रैक्शन को डिसाइड करती है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस वो कितने एरिया में है। अगर आपने उन गैसेस को, उसी अमाउंट ऑफ गैसेस को, लेट सपोज जितना भी मैंने यहाँ पे गैस लिया है, इस गैस को मैंने सबको कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में डाल दिया, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, बस उसे कंप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब हम लोगों ने उनके बीच में गैप को कम करना शुरू कर दिया। यानी वो अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में थोड़ा रिपल्सिवनेस लेके आना शुरू करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को अगर ज्यादा करते हैं तो भी उनके अंदर अट्रैक्शन कम ज्यादा होता रहता है। यानी वॉल्यूम आपको डिसाइड करेगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। Intermolecular potential energy is the function of volume. Function word means depend. यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली है। सेकेंड एनर्जी जो हमारे पास थी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों एनर्जीज हैं, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इट इज द, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी आपके दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है। वो काइनेटिक पे डिपेंड करेगी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ओके, आगे जब हम लोग इसको स्टडी करने जाएंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और हम जिस भी गैस को एनालाइज करेंगे, और उन गैस को नाम दे देते हैं केस लेके, फॉर आइडियल गैस। ओके, सो आज जब हम एक आइडियल गैस को एनालाइज करने वाले हैं, जो कि रियल लाइफ में कोई गैस आइडियल नहीं होती, जैसे रियल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, तो आइडियल गैस के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस। और अगर वहां पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा, क्योंकि कोई आपस में, आप ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग जो भी एग्जिस्ट करवाएंगे वो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही एग्जिस्ट करेगा, हम आइडियल को ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, बट रियलिटी में नहीं होता। बट अभी के लिए अगर हम थ्योरेटिकली लेके चलें तो आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इसका मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी के लिए हमने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया है क्या? इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जो कि रियलिटी में है, यानी जो कि फंक्शन है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। बट अगर हम आइडियल गैस लेके चलते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर होगी, वेरी लेस होगी। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी, जो भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी, वो टोटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की वजह से। अब उसके अंदर मोशन
अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन में जा रहा हो, ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। नंबर 2, आपका मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन में चल रहा हो, ये भी हो सकता है। नंबर 3, आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन में चल रहा हो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस सिस्टम की, वो भी 3 तरीके के मोशन की हो सकती है, ट्रांसलेटरी यानी लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो इसका मतलब जब हम गैस को आइडियल गैस कंसीडर करेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी टोटली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म का सम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो आई थिंक हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और कंक्लूजन ये हुआ दैट अब से यानी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो होगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही आ गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने नेग्लेक्टेड पार्ट में रख दी थी। डन है? और अगर ऐसा है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। ठीक है? तो आपकी इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी? कोई भी सिस्टम है, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है जिसमें आपने गैस रखा है या कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी, जो कि एक्चुअल में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, बट वो अगर आइडियल है तो वो काइनेटिक की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट की जाएगी, जो कि फंक्शन होगा टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो हम लोग उस सिस्टम के कौन से फैक्टर को बदल देंगे? हम उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को बदलेंगे, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। आई होप यहां तक क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर द